क्या हाल चाल सबके। सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। क्या करना सीखेंगे? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? डिसीजन मेकिंग। बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए हमें टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या लेने पड़ेंगे? डिसीजन लेने पड़ेंगे। और डिसीजन क्या हम ऐसे ही ले लें या कुछ सोच समझ कर लेंगे? कुछ सोच समझ कर लेंगे। सोचने समझने के लिए क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? डेटा को रिकॉर्ड करके। तो सबसे पहली प्रोसेस का ये आ गया आपके पास, फर्स्ट फेज इज रिकॉर्डिंग। हमने कहा हजारों ट्रांजेक्शन लिख दिए, हजारों पेजेस भर लिए, क्या कोई कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे? नहीं। तो कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए हमें कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए? समराइज्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। और पहले समरी बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? डेटा को क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? अरेंजिंग डेटा इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज। जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, उनके सिमिलरिटीज के बेसिस पे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहते हैं। डेटा को क्लासिफाई करके क्या बना लेंगे? समरी बना लेंगे, दैट इज समराइजिंग। और उस समरी के बेसिस पे क्या ले लेंगे? डिसीजन ले लेंगे। समरी में क्या क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट हमें क्या बताता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होती है? ओवर द पीरियड होती है। आपकी 10th क्लास में परफॉर्मेंस कैसी रही? विराट कोहली की लास्ट सीरीज में परफॉर्मेंस कैसी रही? अब जब भी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वो ओवर द पीरियड। तो जब बिजनेस के परफॉर्मेंस की बात आएगी तो वो भी पीरियड के लिए बनेगा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, कि लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, या इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। तो जब भी बनेगा वो किसके लिए बनेगा आपके पास? फॉर द पीरियड बनेगा। फिर दूसरी बात करी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताती है आपको? फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन कब आती है आपके पास? एक पर्टिकुलर डेट को। आपके 10th क्लास में क्या पोजीशन आई आपको याद आएगा? रिजल्ट वाला दिन। क्लियर है? तो हमने कहा कि पोजीशन आती है एक पर्टिकुलर डेट को, इसलिए बैलेंस शीट भी कब बनती है? एक पर्टिकुलर डेट को बनती है। उस दिन पता चलता है आपको कि आपके पास कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है आपके पास, जो फर्नीचर है उसकी कितनी वैल्यू है, मशीन है उसकी कितनी वैल्यू है। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। हमने कितने लोगों से पैसा लेना है, डेटर्स कितने हैं, हमने कितने लोगों को पैसा देना है, क्रेडिटर्स कितने हैं। तो ये सारी पोजीशन जो है वो आपको एक बैलेंस शीट वाले दिन, जिस दिन आप बैलेंस शीट बनाते हैं, उस दिन पता चलता है। हमने कहा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स में हम क्या करना चाहते हैं? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ताकि अपने को क्या पता चल जाए? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। लेकिन क्या अपना मेन ऑब्जेक्टिव नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है? नहीं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपके पास? उनके पीछे रीजंस को जानना। जो प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, ताकि हम अपने प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज कर सकें और लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें। मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे सबसे ज़्यादा 12th के बैच से फायदा होता है, 12th अकाउंट्स, तो मैं उस पर और ज़्यादा फोकस करूंगा, उसको पीक टाइम पर रखूंगा। और अगर मुझे 9th क्लास से नुकसान हो रहा है तो मैं 9th क्लास के बैच में क्या तो मैं मार्केटिंग ज़्यादा करूंगा जिसकी वजह से बच्चे इंक्रीज कर जाएं, या तो फिर मैं बंद कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें बात करी थी। फिर अपन ने दूसरे केस में हमने ये फिर पढ़ा कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? जर्नल। जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर। लेजर के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं। जो ये एंड प्रोडक्ट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम पूरी बुक में जो लास्ट चैप्टर होगा अपने पास वही होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें जर्नल सीखना पड़ेगा, फिर लेजर सीखना पड़ेगा, फिर ट्रायल बैलेंस सीखना पड़ेगा, तब जाकर हम क्या बना पाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना पाएंगे। फिर अपन ने बात करी जर्नल क्या होता है। तो अपन ने कहा जर्नल एक ऐसी बुक है, एक ऐसा रजिस्टर, एक ऐसी प्लेस है जहां पर हम ट्रांजैक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं। वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जहां पे ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करता है उसी को अपन क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं। बुक, प्लेस और रजिस्टर वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या जहां पे पेज खुल जाए रजिस्टर में, जो पेज खुल जाए उसी पे रिकॉर्ड कर लेंगे, या कुछ सीक्वेंस में रिकॉर्ड करेंगे? बताइए जरा। सीक्वेंस में रिकॉर्ड करेंगे। और सीक्वेंस आपके पास क्या होगी? बताइए जरा। सीक्वेंस आपके पास क्या होगी? इन ऑर्डर ऑफ टाइम। और टाइम के ऑर्डर को ही क्या कहते हैं अपन? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। अच्छा, इस बुक्स में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, क्या हर चीज के लिए हमारे पास एविडेंस होना चाहिए? वो वेरीफाइबल होनी चाहिए ट्रूथ के लिए, कि अच्छा ये सही है या गलत है, मतलब ये एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुई भी है या
नहीं हुई हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एविडेंसेस चाहिए। उन एविडेंसेस को ही क्या कहते हैं अपन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इनमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में एक ट्रांजेक्शन होने के क्या क्या प्रूफ होते हैं अपने पास। सबसे पहले अपन ने बात करी रिसिप्ट, आपने पैसा फीस डिपॉजिट कराई, उसका क्या प्रूफ है आपके पास, रिसिप्ट। बैंक अकाउंट में पैसा अपन डिपॉजिट कराते हैं तो कौन से स्लिप यूज करते हैं, पे इन स्लिप यूज करते हैं। और कैशियर को क्या बोलते हैं अपन, टेलर बोलते हैं। तो पे इन स्लिप किसके लिए यूज की जाती है मुझे बताओ, कैश के लिए या आपके पास कैश डिपॉजिट कराने के लिए या चेक डिपॉजिट कराने के लिए, बताइए, कैश या चेक, दोनों। क्या हुआ, चेक भी डिपॉजिट करने जाते हो तो पे इन स्लिप आपके पास में, उसके अंदर वो एक अलग चीज होगी, बट अगर आप डिपॉजिट कराओगे बॉक्स में भी डाल सकते हो, बाकी आप डिपॉजिट भी करा सकते हो टेलर को। यहां तक बात समझ में आ गई, चलो कोई था ही नहीं इसमें, ये बात आपको क्लियर हो गई। फिर अपन ने बात करी रिसिप्ट की बात हो गई, पे इन स्लिप की बात होगी। जब हम चेक डिपॉजिट कराते हैं तब भी पे इन स्लिप आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है, पे इन स्लिप मिलती है, भरनी पड़ती है आपको। तो चेक या कैश डिपॉजिट कराने के लिए पे इन स्लिप यूज होती है। चेक बुक के सामने एक इंडेक्स होता है, मैंने बताया था। चेक कैसे होते हैं, चेक की बात मैंने आपसे करी थी। चेक पे चेक नंबर कौन सा होता है, 6 डिजिट नंबर होता है, जो नीचे लिखा होता है इन्वर्टेड ऊपर कॉमास के अंदर आपके पास 6 डिजिट नंबर लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं चेक नंबर। कैश मेमो क्या होता है, कौन इशू करता है कैश मेमो, जो सेलर सिर्फ कैश में सेल करता है वो क्या करता है आपके पास में कैश मेमो इशू करता है। फिर आ गया इनवॉइस, जो सेलर क्रेडिट पर गुड्स बेचता है वो क्या इशू करता है, इनवॉइस। और फिर आ गया अपने पास बिल, जो इनवॉइस सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनवॉइस कहते हैं, उसी को परचेजर के या बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल कहते हैं। क्लियर यहां तक। फिर हमने बात करी कि जर्नल से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, लेजर में जाती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, पोस्टिंग करना बोलते हैं। और लेजर क्या होता है आपके पास, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स या ऐसी बुक जिसके अंदर सारे अपन क्या बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। द बुक विच कंटेन्स ऑल द लेजर अकाउंट्स इज कॉल्ड लेजर। हमने कहा अकाउंट क्या होता है, ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वन हेड रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। एक हेड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को जब एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है तो उसी को अपन क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं, सिस्टमैटिक मैनर में। तो ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वन हेड रिकॉर्डेड एट वन प्लेस इन अ सिस्टमैटिक मैनर, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। और ऐसा रजिस्टर या ऐसी बुक जिसमें सबके अकाउंट्स बना रखे हैं, उस रजिस्टर को ही क्या कहते हैं अपन, लेजर कहते हैं। क्लियर यहां तक। इसके बेसिस पे क्या बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे क्या बन जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सारा टाइम कहाँ लगने वाला है, जर्नल पे। क्यों लगने वाला है जर्नल पर, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में अपने को क्या करना है, सब कुछ सॉफ्टवेयर पर वर्क करना है। तो सारा काम जब अपने को करना ही सॉफ्टवेयर पर है तो ये सारा काम तो सॉफ्टवेयर करेगा, तो अपने को सिर्फ जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। तो अपन जर्नल पे बहुत स्ट्रॉन्ग इसको बनाएंगे अपना, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरत है। और उसके बाद में लेजर तो 5 मिनट का लेजर है, 10 मिनट का ट्रायल बैलेंस है, और लास्ट वाले चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी कुछ ऐसा है नहीं। मीन्स बाकी चैप्टर बड़े आसान है, जो टाइम लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ जर्नल पे ही लगेगा। आसान ये भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार्टिंग में सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद बिना जर्नल, अगर किसी बच्चे को जर्नल नहीं आता तो कुछ भी नहीं आएगा उसको आगे। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रोसेस इसी के बेसिस पे चलनी है। जर्नल से इंफॉर्मेशन यहां जानी है, जिसको जर्नल नहीं आता उसको कुछ भी नहीं आएगा। तो आप सोच लो कि ये जर्नल अच्छे से समझना है कि नहीं समझना। तो कई बार बच्चे पता है करते क्या है, प्रॉब्लम ये होती है 11th क्लास में बच्चा क्या सोचता है, यार अभी तो बोर्ड के पेपर देकर आए हैं, स्टार्टिंग की क्लासेस होती हैं, टीचर्स डायरेक्ट जर्नल पे आ जाते हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। और उसके बाद में बच्चा कहता है अभी तो मस्ती का टाइम है, बाद में देखेंगे, एग्जाम आएंगे तब। एक बार जर्नल का चैप्टर निकल जाता है, उसके बाद पूरी साल परेशान रहते हो आप। तो इसलिए आपको फोकस करके चलना है जर्नल के चैप्टर पे, ठीक है। उसके बाद पूरे टाइम मस्ती मस्ती है। सिर्फ जर्नल का चैप्टर ऐसा है जो साथ साथ है, बहुत आसान, बहुत आसान, 2 क्लास का काम है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, ठीक है। और जर्नल को समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था मैंने
मैंने कहा था कि जब इंस्टीट्यूट में फीस आती है सबकी, तो मैं एक रजिस्टर में लिखता हूँ, डेट वाइज लिखता हूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखता हूँ। और लेकिन उसमें अगर कोई बच्चा मुझसे फीस के बारे में पूछ ले कि मेरी फी बैलेंस कितनी है, तो मेरे को बताने के लिए पूरे रजिस्टर को देखना पड़ेगा, जो कि बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा और उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। किसी बच्चे को कम बता दिया मैंने या ज़्यादा बता दी, दोनों ही केस में बदनाम हो जाऊंगा मैं, और उस केस में, दोनों ही केस में मेरी रेपुटेशन का नुकसान होगा, गुडविल खराब हो जाएगी। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, जल्दी डिसीजन मेकिंग लेने के लिए क्या सॉल्यूशन है कि अपन एक रजिस्टर और बनाएं और उस एक रजिस्टर में क्या करें, हर पेज पे अलग अलग बच्चे का नाम लिख लें, उस पे जिसकी इंफॉर्मेशन है उसको उस पर्टिकुलर पेज पर लिखते चले जाएं। जब एक हेड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अकाउंट। तो हमने कहा ऐसे सबके अकाउंट बना लें, और जब सबके अकाउंट बना लेते हैं तो जिस रजिस्टर में, जिस बुक में सबके लेजर अकाउंट्स होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, लेजर। और इस प्रोसेस को जहां से रिकॉर्डिंग किस में करी, जर्नल में, क्लासीफाई किस में किया आपने, लेजर में। तो यहां से जो इंफॉर्मेशन लेजर में जाती है दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। क्लियर है? हो गया रिवीजन? अब बताओ, जो फर्स्ट क्लास में जितना टाइम लगाया था अपन ने, फिर टाइम लगाया था, क्या टाइम हम रिड्यूस करते जा रहे हैं? एक टाइम ऐसा भी आएगा सिर्फ 2-2, 3-3 मिनट में भी इसको रिवाइज करोगे, ऐसा भी टाइम आएगा। ठीक है? तो वो टाइम क्या होता है, जितना रिवीजन करते चले जाएंगे उतना टाइम आपका शॉर्ट होता चला जाएगा और बोरियत उतनी बढ़ती चली जाएगी, है ना? ऐसा होगा। अब देखो ना, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तब ये आपको ऐसा लग रहा है, और आपको सेल्फ पढ़ने को दे दिया जाए कि ठीक है आप बार बार रिवाइज करो, नहीं करता। अब ना चाहते हुए भी सुनते हो और याद होता है। यही तो बेनिफिट है ट्यूशन आने का, कि भाई आपको मेहनत घर पे नहीं करनी पड़ रही है, आपको यहाँ पे मेहनत करने पर ही आपका काम हो रहा है सारा का सारा। तो ये फायदा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन ने कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पढ़ना स्टार्ट किया थे, और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में अपन ने 6 तारीख को स्टार्ट किया था। ये कैशियर की बात कर ली थी, टेलर की बात कर ली थी, ये प्रोसेस की बात हो गई थी। इसके बाद अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की बात हुई थी। अपने का अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आती हैं जिनका उस सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ऐसे टर्म्स के कलेक्शन को अपन क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आ गई? जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आती हैं जिनका उस सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ऐसे टर्म्स के कलेक्शन को अपन क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी कहते हैं। जब हम ऐसी अकाउंट्स पढ़ेंगे तो क्या अकाउंट्स में भी क्या क्या कुछ नई टर्म्स आएंगी, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आएंगी जो हम सिर्फ अकाउंट्स में पढ़ते हैं, जिनका अकाउंट्स के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है। यस, उन्हीं टर्म्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं अपन, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कहते हैं। फिर आ गया फर्स्ट टर्म, कौन सी आई, एसेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास एसेट्स। एसेट्स आर द रिसोर्सेस, 3 चीजें हैं। एसेट्स आर द रिसोर्सेस कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। 3 टर्म आई इसमें कि एसेट्स क्या है, रिसोर्स हैं, दूसरा कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज है, और तीसरी बात हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। तो फ्यूचर में इससे हमें पैसे से रिलेटेड कुछ फायदा मिलेगा। रिसोर्स क्या होती है, हर चीज रिसोर्स है। 2 तरीके की हो सकती है, क्या क्या तो टेंजिबल या तो इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिसको अपन टच कर सकते हैं, जिसको अपन देख सकते हैं, और इंटेंजिबल का मतलब जिसको अपन टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ओनली फील किया जा सकता हो। तो इसमें इंटेंजिबल में एग्जांपल दिए थे कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। कॉपीराइट किसका होता है, बुक का होता है। पेटेंट किसका होता है, टेक्नोलॉजी का होता है। और ट्रेडमार्क किसका होता है, लोगो का होता है। ठीक है, ये सब क्या है अपने पास, इंटेंजिबल रिसोर्सेज हैं। तो हमने कहा ऐसा कोई भी रिसोर्स, तो हर चीज रिसोर्स है जो हमारे कंट्रोल में हो। मतलब अगर मैं बिजनेस के एसेट की बात कर रहा हूं तो बिजनेस के कंट्रोल में, अगर मेरे एसेट की बात कर रहा हूं तो मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। तो विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एग्जाम्पल चेयर का लिया था, चेयर रिसोर्स है, मेरे कंट्रोल में है, मैं चाहूँ उसको उस तरीके से यूज कर सकता हूँ, इससे कुछ फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेंगे। यस, तो इसका मतलब चेयर मेरा एसेट है। क्लियर यहां तक?
दूसरी बात आ गई थी इसमें, एग्जाम्पल लिया था इंस्टीट्यूट का कलेक्टिवली। मैंने कहा इंस्टीट्यूट क्या है, रिसोर्स है। यस, क्या मेरे कंट्रोल में है? बिल्कुल, जिस दिन छुट्टी करना चाहूँ कर सकता हूँ। क्या इससे कुछ पैसे से रिलेटेड फायदा मिलेंगे? यस, इसका मतलब इंस्टीट्यूट भी क्या है, एसेट है। फिर बात करी थी रोड पर, कि रोड के बीच में मैं चाहता हूँ ग्लास की बिल्डिंग बनाऊं, चिल्ड एसी लगाऊं उसके अंदर और उसमें पढ़ाऊं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं। क्या रोड रिसोर्स है? यस, लेकिन क्या वो मेरे कंट्रोल में है? नहीं, तो इसलिए वो मेरा एसेट भी नहीं है। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। अगली टर्म अपन ने क्या पढ़ी फिर? लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या है? लाइबिलिटी मींस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इसमें भी तीन टर्म है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग ड्यू टू पास्ट इवेंट्स विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यूचर। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट का मतलब अभी, ऑब्लिगेशन का मतलब जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन का मतलब जिम्मेदारी। तो हमने कहा ये हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, अभी जिम्मेदारी है। ये अभी जिम्मेदारी है, अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी क्यों? क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये आज हमारी क्या बन गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, जिम्मेदारी बन गई, ड्यू टू पास्ट इवेंट। और ये ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको जब निभाएंगे तो क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा फ्यूचर में, हमारे पास से रिसोर्सेज जाएंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल दिया मैंने इसमें आपको एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन का। अब देखिए आप, सबसे पहले अपन ने बात करी, एग्जाम्पल लिया एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन, काम करवा लिया इस बंदे से और इसको अभी पैसा देना बाकी है। तो ये क्या है, क्रेडिटर है ना, पैसा मांग रहा है मुझसे, तो ये मेरा क्या है, क्रेडिटर है। तो मैंने बात क्या करी कि इसको क्यों पैसा देना है, क्योंकि इसने पास्ट में मुझे काम कर दिया। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आज इसको पैसा क्यों देना है, क्योंकि पास्ट में इसने मुझे काम करके दिया। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग ड्यू टू पास्ट इवेंट। और जब मैं इसको फ्यूचर में पैसा दूंगा तो मेरे पास से क्या होगा, रिसोर्सेज जाएंगे, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा फ्यूचर में। तो ये लायबिलिटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया। कोई दिक्कत यहां तक? फिर अपन ने बात करी, दूसरा एग्जांपल लोन लिया, एचडीएफसी बैंक से लोन ले लिया। तो अगर बैंक ने मुझे लोन दिया, इसकी वजह से आज ये मेरी क्या बन गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। तो दिस हैज बिकम माय प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज बैंक ने मुझे पास्ट में लोन दिया। तो अपन क्या कहेंगे इसमें कि बैंक ने पास्ट में लोन दिया, तो पास्ट इवेंट की वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन गई, और इसी की वजह से जब फ्यूचर में लोन वापस करेंगे तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा फ्यूचर में। तो ये मेरी लायबिलिटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसमें तीन टर्म्स आई, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट एंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यूचर। अगली टर्म थी कैपिटल। तो हमने कहा अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जितना पैसा कौन लगाता है, ओनर। किसमें, बिजनेस में। कहां से, घर से लेकर आकर। फीस आ रही है वो लगा रहा हूं, दैट इज नॉट कैपिटल, वो तो बिजनेस के अंदर ही प्रॉफिट है, डायरेक्ट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बट जो मैं घर से पैसा लेकर आके लगा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। मैंने अपनी पॉकेट से, खुद की पॉकेट से कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। क्या कैश में लगाओगे तो ही कैपिटल है, या इन काइंड लगाएं? इन काइंड का मतलब अगर मैं घर पे एसी एक्स्ट्रा था, मैं एसी ले आया, घर पे कंप्यूटर एक्स्ट्रा था, मैं कंप्यूटर उठा लाया, तो क्या वो भी कैपिटल मानी जाएगी? यस। क्या जो स्टार्टिंग में लगाएंगे पैसा वही कैपिटल है, या आज घर से लेकर आकर 2-4-5 लाख और लगा दूं तो क्या ये भी कैपिटल होगी? यस। तो कैपिटल चाहे स्टार्टिंग में लगाओ, चाहे अभी लगाओ, कभी भी लगाओ, कभी भी घर से पैसा लेकर आकर और आप इन बिजनेस में लगाओगे तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। एग्जाम्पल देगा, अपनी पर्सनल गाड़ी को बेच दिया, वो जो पैसा आया उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये क्या है, कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल जिसको बोल रहे हैं, और कैपिटल लगा दी। वाइफ की ज्वेलरी को बेचकर पैसा लगाया, ये एडिशनल कैपिटल है। एफडी थी, वो आपके पास में पर्सनल एफडी थी, उसको ब्रेक करके आपने बिजनेस में पैसा लगाया, दिस इज एडिशनल कैपिटल। कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट टर्म इज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल और प्राइवेट यूज। जो भी पैसा ओनर, कौन निकालता है, ओनर। किससे, अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस, किस पर्पस के लिए, फॉर हिज पर्सनल और प्राइवेट यूज। बेटे की हॉस्टल की फीस देनी है, वाइफ के लिए नेकलेस लेना है, आगे तुम समझ ही गए, है ना, बात समझ में आ गई। तो
तो हमने कहा यहाँ पर उसको क्या कहेंगे हम, ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स अगर हम कैश में विड्रॉ करें तो ही क्या ये ड्राइंग्स है? अगर मैं काइंड में विड्रॉ करूं, मतलब गुड्स विड्रॉ कर लूं बिजनेस से, तो क्या वो भी ड्राइंग्स मानी जाएगी? यस। तो मीन्स ड्राइंग्स इन कैश भी हो सकती है और ड्राइंग्स इन काइंड भी। जैसे मेरे बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, और बिस्किट तो घर पे चाहिए होते होंगे, चाय नाश्ते है ना, डेली यूज करते हैं, गेस्टों के लिए भी यूज करते हैं, खुद के लिए भी यूज करते हैं। अब ये बताओ, मेरी खुद की बिस्किट की फैक्ट्री में मार्केट से बिस्किट खरीद कर लेकर जाऊंगा या अपनी फैक्ट्री से ही बिस्किट लेकर जाऊंगा? अपनी फैक्ट्री से। तो जो अपनी फैक्ट्री से बिस्किट लेकर चला गया, क्या ये ड्राइंग्स है कि नहीं है? ड्राइंग्स है। तो हमने कहा ड्राइंग्स इन कैश भी हो सकती है और ड्राइंग्स इन गुड्स भी हो सकते हैं, ड्राइंग्स इन काइंड भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जब एसेट्स होते हैं तो फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, तब इनफ्लो होगा। एसेट्स के केस में पैसा मिलेगा आज नहीं तो फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब फ्यूचर में कुछ ना कुछ अपने को पैसे से रिलेटेड बेनिफिट मिलेगा, तो वो एसेट्स के केस में ऐसा होता है। ठीक है, अभी धीरे धीरे चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी आपको। तो यहां तक आपने पढ़ लिया, ठीक है, ड्राइंग्स तक। यहाँ तक कोई डाउट किसी को तो बता दीजिए। सारा रिवाइज हो गया जो भी अपन ने पढ़ रखा है आज तक। तो इसी तरीके से रिवीजन करते हुए स्टडी करनी चाहिए। आगे कम बढ़ो लेकिन पीछे का रिवीजन ज़्यादा करो। 11th क्लास तो इतनी सी है, छोटा है बहुत, सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो आपको बस ध्यान रखना है। अच्छा, पहले से ही है। नेक्स्ट टर्म है अपने पास, दैट इज डेटर्स। डेटर्स को बोलते हैं हम देनदार। जो भी हमें पैसे देगा वो क्या है हमारा? डेटर। अ पर्सन टू whom the goods are sold on credit is called debtor. A person to whom the goods are sold on credit, जिसको हम उधार पर गुड्स बेच रहे हैं। सोचो, हमने उधार पर गुड्स बेचे तो हमें पैसा लेना है ना, गुड्स बेचे हो या सर्विस बेची हो, सर्विस दी हो, तो उस केस में। ठीक है, दूसरा आ गया इसमें 6, दैट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होगा? लेनदार। जो भी हमसे पैसे लेगा, a person from whom a person from whom goods are purchased on credit is called क्रेडिटर। हाँ, गुड्स सर्विस के लिए भी हो सकते हैं, एसेट्स के लिए भी होते हैं, बट जनरली अपन ट्रेड के लिए यूज करते हैं। मतलब गुड्स और सर्विस कुछ भी आ गया, दोनों आ गया, है ना। इन जनरल लिख दिया मैंने। जनरली अपन गुड्स की बात कर रहे हैं तो गुड्स सर्विस कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिख सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज ना। एग्जाम्पल लिखते हैं एक अपन। नंदिनी सोल्ड गुड्स टू प्रियल। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? नंदिनी के लिए प्रियल क्या है बताओ? फॉर नंदिनी प्रियल इज डेटर और क्रेडिटर? बताओ। हाँ, डेटर। क्यों? क्योंकि प्रियल, नंदिनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, प्रियल पैसा देगी तो इसका मतलब प्रियल इज
डेटर। जबकि प्रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पैसे मांग रही है नंदनी, तो नंदनी इज क्रेडिटर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर हुआ? डेटर और क्रेडिटर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। क्लियर हैं आपको? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हर्ष, क्लियर हो रहा है? बड़ी उम्मीदें हैं आपके घर वालों को आप लोगों से, और मुझे भी आप लोगों से। आपको खुद भी होनी चाहिए आपसे उम्मीदें, है ना? कुछ अच्छा करना है। चलें आगे। देखिए अब नेक्स्ट टर्म इज बेड डेप्ट। बेड डेप्ट, तो बेड डेप्ट का मतलब क्या होता है बताओगे जरा? जो इनकम से ज्यादा लोन लेकर और भरा ना जाए, उसको बेड डेप्ट कहते हैं। और कुछ बताओ। मैं तो पूछ रहा हूँ जस्ट, अभी तो आप लोगों के आंसर सुन रहा हूँ, पहले बताइए आप लोग। हाँ जी, बेड डेप्ट क्या होता है? और कुछ बोले पीछे, हर्ष बताइए। कोई तो ट्राई करो, कुछ तो बोलो। हाँ, राहुल। देखो, डेप्ट का मतलब हुआ डेटर। डेप्ट का मतलब है डेटर। अच्छा, एक मूवी देखी थी, एक मूवी आई थी पहले, अब पता नहीं आपने सुनी भी नहीं होगी, बहुत पहले आई थी, कोई फेमस मूवी भी नहीं है। गुड बॉय बैड बॉय, इमरान हाशमी की, हाँ बॉलीवुड। आई थिंक इमरान हाशमी की है मेरे हिसाब से, गुड बॉय बैड बॉय। गाना था इसका, एक गाना फेमस था, कौन सा था गुड बॉय बैड बॉय का? ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, डेटर है, और वो डेटर क्या है? बैड। डेटर कौन होता है? जिससे हमें पैसे लेने हैं। अब हमें पैसे लेने हैं, अब वो क्या हो गया? बैड। बैड मतलब नहीं देगा। बात समझ में आ गई ना? डेटर के बैड होने का मतलब क्या है? कि अब वो पैसे नहीं देगा, मतलब हमारा जो अमाउंट जो मिलना था, क्या वो अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसा डेटर जो बैड हो जाए, मतलब जिससे अमाउंट क्या हो जाए? इररिकवरेबल हो जाए। अमाउंट क्या हो जाए? इररिकवरेबल हो जाए, पैसा डूब जाए, दैट इज कॉल्ड बैड डेप्ट। तो अमाउंट इररिवोकेबल, इररिवोकेबल जो भी है आपके पास, रिकवरेबल, तो इररिवोकेबल टू क्या आएगा आपके पास? फ्रॉम अ डेटर। irrecoverable from a debtor is called bad debt। ठीक है भाई, पैसा मिलना था डेटर से, अब नहीं मिलेगा, तो उसको क्या बोल देते हैं? बैड डेप्ट। कि वो हमारा डेटर क्या हो गया? अब बैड हो गया, तो अब पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर है? फीस मिलनी थी बच्चे से, कोई भी रीजन हो सकता है। अब ये बताओ, बच्चा पढ़ के चला जाता है, कई बार फीस नहीं दे के जाता, और हर साल में ऐसे 2-4 बच्चे तो मिल ही जाते हैं, है ना? इतना तो चलता ही, इतने बच्चे आते हैं तो उसमें 1 2 3 तो ऐसे केसेस मिलते ही मिलते हैं जो लास्ट में कर जाते हैं बदमाशी, है ना? कि पैसा देना था, फीस देनी थी, नहीं दी। अब उसका कोई रीजन थोड़ी ना, बहुत से तो कहते रहेंगे सर देंगे देंगे देंगे, फिर उसके बाद भूल जाते हैं, फिर चलता रहता है।
ऐसी भी फीस है जो पिछले से पिछले साल तक की भी नहीं मिली अभी तक मुझे। तो ये हर साल होते हैं, 2-4 केसेस ऐसे मिलते हैं। ठीक है, तो अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर इज कॉल्ड बैड डेब्ट। हाँ, क्या तो हमने पैसे दिए थे फिर नहीं दे रहा, या हमने उसको गुड्स दिए थे अब उसके बदले में पैसे लेना है, या सर्विस दी थी फिर पैसा लेना है। मतलब जो हमारा डेटर है, मतलब जो हमें पैसे देगा, अब वो हमें पैसे नहीं दे रहा है, मना कर दिया। अब पैसा मिलने की उम्मीद खत्म हो गई, अब हमें लगता है कि ये पैसा मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम उसको अपनी बुक्स में फिर रिकॉर्ड कर देते हैं कि भाई ये क्या हो गया, बैड डेप्ट हो गया। उसको अपनी हार मान लेते हैं कि भाई नहीं मिलेगा, अब इसको लॉस मान लो। तो बैड डेप्ट बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, कि पैसा मिलना था नहीं मिला। क्लियर है? लीगल एक्शन लिया जा सकता है, क्यों नहीं लिया जा सकता? लीगल एक्शन लेने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, तुम्हें पता है कानून कितना लंबा है। अब एक बच्चे की फीस नहीं आई, एक बच्चे की फीस नहीं आई तो मैं क्या करूं? मैं पढ़ाना छोड़ दूं और मैं कोर्ट केसेस में ही चलता रहता हूं? बहुत लंबे केसेस चलते हैं, है ना, मैंने देखे हैं, बहुत लंबे केसेस चलते हैं। एक चेक डिसऑनर का केस भी बड़ा लंबा चल रहा है, 1-1.5 साल से तो मुझे हो गया। एक चेक लगा रखा है मैंने भी, किसी के अगेंस्ट केस लगा रखा है। तो बस बात ये है कि वो टाइम इतना टेकिंग प्रोसेस है, नहीं लगता, इसको छेड़ो मत। क्लियर है? तो हमने कहा कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसके लिए हम इंसान, और छोटे मोटे अमाउंट के लिए तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बड़े अमाउंट के लिए तो एक बार को हम सारी चीज़ें लीगल एक्शन भी लेंगे, उसके लिए एविडेंस भी होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए ना, तो वो सारी चीज़ें। बट छोटे मोटे अमाउंट के लिए अपन कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। और कई बार तो केस में जाके भी यही होता है बहुत लंबे लंबे टाइम बाद। तो बैड डेब्ट क्लियर हो गया, अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर इज कॉल्ड बैड डेब्ट। जो पैसा डूब गया, अब नहीं मिलेगा। दो टर्म्स और आएंगी, सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि बढ़िया कंडीशन में है, ऐसी कंडीशन है इसकी कि ये अभी अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सकता है। अ पर्सन हु इज कैपेबल in repaying his liabilities in full। एक ऐसा पर्सन जो अपनी लाइबिलिटीज को फुल में वापस रीपे कर सकता है, इन फुल, कैपेबल इन रीपेइंग हिज लाइबिलिटीज इन फुल। एग्जाम्पल लेते हैं, इसके टोटल एसेट्स, प्रॉपर्टी तो इसके पास 1 लाख की है मान लो, और इसकी टोटल लाइबिलिटीज 50,000 है। तो क्या ये इस लाइव एसेट्स में से लाइबिलिटीज को रीपे कर पाएगा सही सिचुएशन में अभी है? यस, इसके पास एसेट्स ज़्यादा हैं, लाइबिलिटीज कम है, ये अपनी सारी देनदारियां दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनसॉल्वेंट, दिवालिया, इसको बोलते हैं दिवालिया, दिवाला निकल जाना। इनसॉल्वेंट बोलते हैं ना, दिवाला निकल गया, तो वो इसी को बोलते हैं इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट इसी को बोलते हैं बैंकरप्ट। दिवाला निकल गया कि अब इसके पास कुछ बचा ही नहीं है, कंगाल हो गया, इसके पास देनदारियां ज्यादा हैं लेकिन इसके पास पैसा है नहीं, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। लेकिन इंसॉल्वेंट क्या अपने आप से कोई भी कह देगा कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया? नहीं, कोर्ट में एप्लीकेशन डालनी पड़ती है कि मेरे पास में अब रिसोर्सेज कम हैं, एसेट्स कम हैं और लाइबिलिटीज मेरी ज़्यादा है, मैं नहीं रीपे कर सकता हूँ। कोर्ट क्या कहते ही मान जाएगा? नहीं, क्या करेगा? वेरीफाई करेगा, और इसके जितने एसेट्स होंगे उनको बेचकर जितनों को पेमेंट कर सकता है उतनी की तो पेमेंट करवा देगा, लेकिन बाकी क्या इससे कोई पेमेंट मांग पाएगा? डिफरेंस नहीं। कोर्ट कहता है जब इसके पास है ही नहीं तो ये देगा कहाँ से? जान थोड़ी ना लोगे, इसका तो किसी को राइट है नहीं। तो इसलिए वो इंसॉल्वेंट कोर्ट डिक्लेयर करता है
ऐसा नहीं कि कोई भी कह देगा मैं इंसॉल्वेंट हो गया और पैसा नहीं दूंगा। इंसॉल्वेंट होने के बाद आपसे कोई पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा। अब बच्चा अगला सवाल तुरंत पूछ देता है कि सर ये बताओ, बाद में वो अमीर हो गया, मूवी चल रही है यहाँ, है ना, कि सर अभी तो गरीब था, ठीक है, पैसा नहीं दे पाया, बाद में उसके अच्छे दिन आ गए, फिर पैसा आ गया उसके पास, अब क्या करें? ठीक है, तो आगे बात समझ में। तो उस सिचुएशन में आपको इंसॉल्वेंसी एक्ट, हर चीज के लिए कानून बना हुआ है अलग अलग, आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर आप एग्जैक्ट उस सिचुएशन का बता पाओगे कि ऐसी सिचुएशन में अपने को क्या करना है। अभी बात करते हैं इंसॉल्वेंट, तो इसका जस्ट अपोजिट लिखोगे, अ पर्सन हु इज नॉट कैपेबल, अ पर्सन हु इज not capable in repaying his liabilities in full, जो कैपेबल नहीं है, पूरी लाइबिलिटीज पे नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब उल्टी सिचुएशन, टोटल एसेट्स 50,000, टोटल लाइबिलिटीज 1 लाख। क्या अब ये पे कर पाएगा? नहीं, लेकिन जितना है क्या उतना पे कर देगा? यस, तो कितना पे करेगा? 50%, या कह सकता हूं 50 पैसे इन अ रूपी। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बताओ? 100 पैसे। तो अगर मैंने 50% 50 पैसे दिए तब भी क्या कह दिया? 50% दिया, बात तो एक ही है भाई। जिससे भी मैंने 1 रुपए ले रखा होगा उसको कितना दे पा रहा हूँ? 50 पैसे दे पा रहा हूँ, 50%। जिससे 10,000 ले रखे हैं उसको 5,000 दे दिए, जिससे 20,000 ले रखे हैं उसको 10,000 दे दिए, 1 रुपए जिससे ले रखा है उसको 50 पैसे दे दिए, मैं ऐसा कह सकता हूँ। बात समझ में आ गई? तो ये लैंग्वेज आपको मतलब देखने को मिलेगी क्वेश्चंस में। 50 पैसे इन अ रूपी, तो आपको समझ में आना चाहिए इसका मतलब 50% है, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे डिवाइड बाय 100 पैसे, ये बाद में अपने पास आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। अब एक टर्म और सीखते हैं अपन, बैड डेप्ट रिकवर्ड। बैड डेप्ट्स रिकवर्ड, तो पहले बैड डेप्ट पढ़ लिया था, फिर बैड डेप्ट्स रिकवर्ड पढ़ लेते हैं। तो बताओ बैड डेप्ट्स रिकवर्ड का मतलब क्या होगा? देखो, बैड डेप्ट रिकवर्ड का मतलब जो बैड डेप्ट हो गए थे वो अब मिल गए, तो मतलब जिससे हमने उम्मीद छोड़ दी थी, जिससे हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि इससे पैसा मिल सकता है, अब उसको हमने अपने बुक्स में लिख भी दिया, रिकॉर्ड भी कर दिया एज बैड डेप्ट, लिख दिया बुक में कि ये पैसे तो डूब गया, मान लिया कि डूब गया, लॉस मान लिया। लेकिन सामने वाले का हृदय परिवर्तन हुआ कि यार सर ने बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाया था, हम नहीं चाहते थे लेकिन सर फिर भी बराबर मतलब बार बार रिवीजन कराते हैं, तो इतनी सर ने मेहनत करी तो सर की फीस तो नहीं मारनी चाहिए, हाँ तो देनी चाहिए। तो उसका दिमाग में थोड़ी बात आई, थोड़ी मैच्योरिटी आई, तो वो आकर फीस दे गया। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? बैड डेप्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो बैड डेप्ट्स रिकवर्ड, द बैड डेप्ट्स written off in the books now recovered। तो जो बैड डेप्ट्स अपन ने बुक्स में राइट ऑफ कर चुके हैं, जिसको हमने एक बार लॉस मान लिया था, अब उनसे पैसा मिल गया, तो उसी को क्या कह देंगे अपन? बैड डेप्ट्स रिकवर्ड। यहां तक बात समझ में आती है? इतना ही करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।